जगह गुजरात में जूनागढ़। जूनागढ़ के नवाब ने जो किया उसकी खबर 2 दिन बाद अखबारों में छपी। चारों तरफ हंगामा फैल गया कि जूनागढ़ के नवाब ने अपनी रियासत को पाकिस्तान के साथ जोड़ने का फैसला किया है। The government of Junagadh, after anxious consideration and the careful balancing of all factors, the government of state has decided to accede to Pakistan and hereby announces its decision to that effect. भारत सरकार को इस तरह अखबारों से पता चला कि गुजरात का जूनागढ़ पाकिस्तान का हिस्सा बन गया है और अब जूनागढ़ की 3,337 स्क्वायर मील जमीन पर पाकिस्तान का कब्जा होगा। इसी के साथ जूनागढ़ रियासत की 6,70,000 की आबादी पाकिस्तान के हाथों का मोहरा बन गई थी और इन सब के पीछे थे जूनागढ़ के नवाब, जिनका नाम था नवाब मोहम्मद महाबत खान जी। इससे पहले नवाब मोहम्मद महाबत खान जी अपनी 2 आदतों के लिए जाने जाते थे। इसमें से पहली आदत थी जानवरों से उनका प्यार। कराची में रहने वाले मोहम्मद महाबत खान जी के पोते को इस बात की जानकारी है। जी हाँ, उन्हें जानवरों से बेतहाशा मोहब्बत थी और उसमें जो फॉरमोस्ट थी उनको मोहब्बत वो डॉग्स से थी, कुत्तों से, और इसके बाद तमाम जानवर उन्होंने पाले हुए थे। तो एक भैंस भी थी उनकी जिनसे वो बहुत मोहब्बत करते थे। वो रोज़ शाम को जाके शक्कर खिलाया करते थे और उसका नाम माया था। सुन, हम तुम दोनों की शादी करवाएंगे हैं। कब तभी वाह, अरे टफी नवाब मोहम्मद मोहब्बत खान जी। नवाब मोहब्बत खान जी की इस शौक की चर्चा दूर दूर तक तब हुई जब उन्होंने अपने 2 कुत्तों की शादी करवाई, बड़े बाजे ढोल ताशे के साथ। और इन 2 शाही कुत्तों की शादी के अवसर पे सरकारी छुट्टी भी दी गई। भैया नवाब थे तो कुछ भी कर सकते थे। बहरहाल मोहम्मद खान जी का एक और बहुत बड़ा शौक था नाच गाना। उनको जो गुजराती म्यूज़िक था उससे बड़ा लगाव था और यहाँ तक कि ये भी होता था कि एक पूरा उनने एक कॉन्सर्ट हॉल बनाया हुआ था सरदार बाग पैलेस के अंदर। तो वहाँ वो ड्रामास करते थे और वो लाइव ड्रामास होते थे और उसके अंदर जितने कॉस्ट्यूम्स और तलवारें और ज्वेलरी और जो तमाम होता था वो सब ओरिजिनल हुआ करता था, सब रियल होता था। और वो गुजराती के अंदर होते थे ड्रामास। तो उसमें नवाब साहब खुद भी प्ले करा करते थे, एक्सक्लूसिव फॉर द फैमिली। नवाब साहब की इन हरकतों को अंग्रेज नजरअंदाज कर रहे थे। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व वाली सरकार भी इन बातों को नजरअंदाज कर देती अगर नवाब ने पाकिस्तान से मिलकर हिंदुस्तान के साथ छल न किया होता। और इसका कारण था अंग्रेजों का इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इस कानून में लैप्स ऑफ पैरामाउंसी का प्रावधान था।
लैप्स ऑफ पैरामाउंटसी ने राजा महाराजाओं को 2 विकल्प दिए। पहला, भारत में शामिल हो या पाकिस्तान में, या फिर चाहे तो अलग आजाद मुल्क बनाकर रहें। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें था ज्योग्राफी। अगर आप मान लो हिंदुस्तान के अंदर आपकी रियासत है और आप पाकिस्तान के साथ कैसे जुड़ सकते हैं। सेकेंडली, आपकी प्रजा अगर मेजॉरिटी हिंदू है तो नेचुरली आप पाकिस्तान के साथ कैसे जुट के कैसे सेटिस्फाइड होंगे। 1947 में जब देश आजाद हो रहा था तो अंग्रेजों के इसी लैप्स ऑफ पैरामाउंटसी ने खूब भ्रम फैलाया। जूनागढ़ के नवाब मोहम्मद महाबत खान जी ने इसी का फायदा उठाकर पाकिस्तान में शामिल होने का ऐलान कर दिया। पावर्स जो थे, जो वेस्ट करते थे हिज हाइनेस नवाब मोहम्मद खान जी, देन रूलर ऑफ जूनागढ़ स्टेट, उनने वो पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए पाकिस्तान के साथ 15 सितंबर को एक इलाक के ऊपर दस्तखत किए। जूनागढ़ जैसी रियासतों के इन फैसलों से देश काफी मुसीबत में पड़ गया, जिन्हें हल किए बगैर आगे बढ़ना मुश्किल हो गया। जवाहरलाल नेहरू, वीपी मेनन और सरदार पटेल काफी पशुपेश में थे। आज हमें फैसला करना है कि हमारे शरीर में पड़े जूनागढ़ के घाव को रिसने दें, सड़ने दें, मवाद पड़ने दें या उसका इलाज कराएं। जूनागढ़ के साथ क्या किया जाए, इस बात पे फैसला करने के लिए कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई। लेकिन कैबिनेट मीटिंग होने से पहले ही लॉर्ड माउंटबेटन ने इस पर बातचीत करने के लिए नेहरू, सरदार पटेल और वीपी मेनन को अपने पास बुलाया। इस बुलावे ने इतिहास का पूरा रुख ही बदल दिया। मिस्टर माउंटबेटन, सरदार की बातें सही हैं। क्या यह सही नहीं है कि पाकिस्तान जूनागढ़ के वेरावल में बंदरगाह को डेवलप करने और 25,000 सैनिकों का ठिकाना तैयार करने के लिए नवाब को 8 करोड़ रुपए दिए? मिस्टर माउंटबेटन, जिन्ना की इस ब्लैकमेलिंग का कहीं तो अंत होगा। Mr. Nehru, as my readings on the situation goes, it is essentially a trap and teasing on the part of Jinnah. Lord Mountbatten, more than anything else, this is blackmailing. आप जब तक जूनागढ़ में फौजी कार्रवाई नहीं करेंगे, अपनी फौजें नहीं भेजेंगे, तब तक पाकिस्तान की ब्लैकमेलिंग से आप नहीं बच सकते। और मेरा तो यह भी मानना है कि हमें जूनागढ़ के लिए कोई सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, वरना हमारी नरमी, उसकी कीमत हमें कश्मीर में, हमें हैदराबाद में चुकानी होगी। Military action, what you are suggesting, Mr. Patel, is like falling into the trap of Jinnah. Clearly, on face value, the state of Joonagarh is worthless to him. It is an impossible military liability. सरदार पटेल सैनिक कार्यवाही के पक्ष में थे, लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन इससे राजी नहीं थे। लॉर्ड माउंटबेटन की राय में जूनागढ़ पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक मोहरा था। पाकिस्तान की असली नजर कश्मीर पर थी। अगर हिंदुस्तान ये कहता कि जूनागढ़ में हिंदुओं की संख्या ज्यादा है, इसलिए वहां का मुस्लिम नवाब पाकिस्तान में जुड़ने का फैसला नहीं कर सकता, तो पाकिस्तान ये कहता कि कश्मीर में मुसलमानों की संख्या ज्यादा है, तो वहां का हिंदू राजा हिंदुस्तान में शामिल होने का फैसला नहीं कर सकता। देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल खुद गुजरात के थे। उन्हीं पर देश भर की रियासतों को भारत से जोड़ने का दारोमदार था, क्योंकि वो रियासती मामलों के मंत्री भी थे। सरदार पटेल ने जूनागढ़ पर माउंटबेटन का सुझाव मान लिया। इससे जूनागढ़ पर सैनिक हमला टल गया। माउंटबेटन साहब, मैं मानता हूं जूनागढ़ पे कोई भी सैनिक कार्रवाई अगर हम करें तो उसकी कीमत हमें
कश्मीर में चुकानी पड़ सकती है। इसलिए कम से कम हमें जूनागढ़ की सरहदों पे चौकसी और नाकाबंदी बढ़ा देनी चाहिए। इससे वहां के नवाब को सबक मिलेगा, उसकी अकल ठिकाने आएगी। माउंटबेटन के साथ मीटिंग में नाकाबंदी का फैसला हो गया, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नेहरू की सलाह पर वीपी मेनन को जूनागढ़ भेजने का फैसला भी कर लिया गया। इसके पीछे मकसद था यह जानना कि जूनागढ़ की बगावत के पीछे कौन है, नवाब या उनके दीवान शाहनवाज भुट्टो। शाहनवाज भुट्टो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो के दादा थे। मिस्टर मेनन, मुझे बहुत ही अफसोस है कि नवाब साहब पिछले 10 दिनों से बीमार हैं और वो किसी से नहीं मिल सकते। मैं खुद उनसे पिछले 4 दिन से नहीं मिल पाया। दीवान साहब, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि भारत सरकार की कैबिनेट का बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज मुझे उन तक व्यक्तिगत तौर पर भेजा गया है देने के लिए। बस 2 मिनट के लिए मैं उनसे मिलना चाहता हूं। उनकी तबीयत बिल्कुल नासाज है। इट इज एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल फॉर यू टू सी हिम। If it is impossible for me to have an audience with His Excellency the Nawab, then may I have the opportunity to meet the Nawab Zada of Junagadh? देखिए, मुझे लगता है कि इन हालात में मेरी मुलाकात नवाब ज़ादा साहब से हो जाए तो अच्छा रहेगा। दरअसल इन दिनों वो क्रिकेट में इतने मशगूल हैं कि उनसे मुलाकात करना काफी मुश्किल होगा। दीवान शाहनवाज भुट्टो मेनन की हर बात को नवाब की बीमारी के नाम पर टाल रहा था। जल्द ही मेनन समझ गए कि शाहनवाज भुट्टो के साथ वो सिर्फ अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। Then it's time for me to leave. But let me conclude, दीवान साहब। जूनागढ़ के नवाब साहब के फैसले को लेकर काठियावाड़ की जनता बहुत ही गुस्से में। अगर उनका गुस्सा नहीं थमा और उन्होंने अगर कानून अपने हाथ में ले लिया तो इसका मतलब होगा कि नवाब साहब की पूरे वंश की और पूरी डायनेस्टी का खात्मा, और इसके जिम्मेदार होंगे सिर्फ आप। जूनागढ़ में वीपी मेनन को ज्यादा सफलता नहीं मिली, लेकिन दिल्ली जाने से पहले मेनन ने जूनागढ़ की 2 छोटी जागीरों को, मंगलोर और बावड़ियाबाड़, उन दोनों को हिंदुस्तान में शामिल कर लिया और इसके जवाब में जूनागढ़ के नवाब ने दोनों जागीरों में अपनी फौज भेज दी। सर, मंगरोल और बाबरियावाड़ में जूनागढ़ के नवाब ने अपनी फौजें भेज दी हैं और दोनों जगहों के शेखों ने हिंदुस्तान के साथ एक्सेशन को भी खारिज कर दिया है। मैं मंगरोल और बाबरियावाड़ में अपनी फौज भेजनी चाहिए क्योंकि नवाब ने इन दोनों जगह पे अपनी फौज भेजी। इट्स एन एक्ट ऑफ एग्रेशन। भारत के खिलाफ युद्ध है ये। माउंटबेटन, इफ यू एग्री, बाबरियावाड़ और मंगरोल पर किसी सैन्य कार्रवाई का जवाब देने के लिए हम अपने कमांडर इन चीफ को तैयार रहने का ऑर्डर अभी देते हैं। जूनागढ़ की नाकाबंदी का फैसला अहम था। प्रधानमंत्री नेहरू के फैसले के मुताबिक 24 सितंबर को जूनागढ़ की घेराबंदी शुरू हो गई। पाकिस्तान भारत के इस कदम के लिए तैयार नहीं था, लेकिन भारत को इस बार धक्का तब लगा जब माउंटबेटन सैनिक कार्रवाई से बचने की सलाह देने लगे। 27 सितंबर को माउंटबेटन के साथ मीटिंग हुई और इस मीटिंग में माउंटबेटन ने मामले को यूनाइटेड नेशन में ले जाने का सुझाव दिया। There is a real danger of precipitate action on behalf of India. This may cause a war between India and Pakistan. आप क्या सोचते हैं?
दूसरी मुल्कों के सामने साख बघारने के लिए हमें यूएनओ जाना चाहिए? यह हमारी बहुत बड़ी भूल होगी। जूनागढ़ के सहारे पाकिस्तान ने हमारे खिलाफ जंग छेड़ी है और उसका सख्ती से हमें जवाब देना होगा। हमें अपने हक के लिए किसी के आगे अर्जी लगाने की जरूरत नहीं है। स्पष्ट बात हो रही थी कि ब्रिटिश का अपना इंटरेस्ट क्या है। इसे कहते हैं कि रिट्रीटिंग कॉलोनियल पावर भी तो अपने इंटरेस्ट रखेगी। पार्टीशन में एक इंटरेस्ट था उनका कि अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया, उस पर सब ब्रिटिश कंट्रोल रहेगा। तो अंदर भी तो आपको वीक करना है। सरदार पटेल ने माउंटबेटन की एक नहीं सुनी। हिंदुस्तान की फौज ने जूनागढ़ के इर्द गिर्द अपनी नाकाबंदी कायम रखी। अब एक तरफ हिंदुस्तान की फौज और दूसरी तरफ नवाब के खिलाफ उनकी ही जनता का विरोध। नवाब साहब डर गए। उन्होंने जूनागढ़ से भाग जाने का फैसला किया, लेकिन भागते भागते नवाब साहब एक बहुत इंटरेस्टिंग सी कहानी साथ साथ छोड़ गए। बेगम साहिबा, बेगम साहिबा। जी नवाब साहब। सभी बेगमों को बुलाइए, जाइए। देखिए, कराची से जहाज आ पहुंचा है। आप सब लोग निकलिए, हम भी आते हैं। जाइए जाइए, आप भी जाइए, जाइए। नवाब साहब, हमारा बच्चा नहीं मिल रहा है। तो जाइए, देखिए उसे, जाइए। एंजिल, कम कम कम, टाइगर कम। नवाब साहब, नवाब साहब, नवाब साहब, नवाब साहब, कहाँ चले गए? नवाब साहब, नवाब साहब, नवाब साहब। कहते हैं नवाब उस बीवी और बच्चे को महल में ही छोड़ गए और अपने साथ जहाज में कराची एक कुत्ते को ले गए। उन दोनों को महल में छोड़ के अब रियासत चलाने के लिए बच गए दीवान शाहनवाज भुट्टो। शाहनवाज भुट्टो ने पाकिस्तान से मदद की गुहार लगाई, लेकिन न जिन्ना का जवाब आया और न ही मदद। जूनागढ़ को प्यादा बनाया गया था। प्यादे को अपनी सहूलत के मुताबिक रास्ते से हटा दिया गया। 7 नवंबर 1947 को शाहनवाज भुट्टो ने भारत से जुड़ने की पेशकश कर दी। जूनागढ़ को सलाह जफरुल्लाह साहब ने दिया था कि हाँ तुम पाकिस्तान में शरीक हो जाओ, वो ठीक है, तो उसका जूनागढ़ का नवाब को भोगना पड़ता है, कोई जफरुल्लाह साहब को भोगना नहीं पड़ता है। और ये तो खाली बातों है। जूनागढ़ का तो फैसला हो गया, अभी उसमें कोई चीज बनने वाली है नहीं। कोई यूनो में जाओ, दुनिया पार जाओ, उसमें कोई चीज नहीं बन सकती। वो तो हो गई बात। जूनागढ़ में एक मक्खी भी मारनी नहीं पड़ी, किसी के ऊपर कोई हथियार चलाना ही नहीं पड़ा, फिर क्या रहा। और खुद दीवान ने खुद आके कहा कि मेहरबानी करके हमारी हुकूमत ले लो, हम नहीं चला सकते। और नवाब वहां उठ के भाग के कराची जाकर बैठ गया। फिर जूनागढ़ की बात क्या करते। इस तरह जूनागढ़ को पाकिस्तान में शामिल होने से रोक दिया गया। फिर फरवरी 1948 में भारत ने जूनागढ़ में रायशुमारी भी की। हिंदुस्तान के पक्ष में 1,19,000 वोट आए और पाकिस्तान के पक्ष में सिर्फ 91। जूनागढ़ के नवाब महाबत खान जी दरअसल ऐसे देसी राजा महाराजाओं में से थे जिनके बारे में टाइम मैगजीन ने 1947 में लिखा था कि इनकी रियासतों में भारत की 25% आबादी रहती है। इन राजा महाराजाओं के पास औसतन 11 उपाधियां, 6 पत्नियां, 13 बच्चे और 4 रोल्स रॉयस कारें होती हैं। इनमें से ज्यादातर बड़ी रियासतों ने अंग्रेजों के जाने के बाद खुद को आजाद मुल्क बनाने का सपना देखा था और इसका खुला ऐलान सबसे पहले देश के दक्षिण में मौजूद त्रावणकोर रियासत ने किया था। त्रावणकोर रियासत में आज के केरल और तमिलनाडु राज्य का दक्षिणी हिस्सा आता था। आज की तरह
खबर, आज की ताजा खबर, प्रवीण कौन आजाद हो गया। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, प्रवीण कौन आजाद हो गया। केरल के ट्रावनकोर में दो लोगों का दबदबा था। एक तो वहां के राजा बलराम वर्मा और दूसरे उनके दीवान सीपी अय्यर। वो दोनों चाहते थे कि ट्रावनकोर एक आजाद देश रहे। आजादी से लगभग 2 महीने पहले 11 जून 1947 को दीवान सीपी रामास्वामी अय्यर ने घोषणा की, हमारी रियासत ब्रिटिश शासन खत्म होने के बाद भारत पाकिस्तान में शामिल नहीं होगी। हमारा अपना वजूद है और हम आजाद रहेंगे। इनके इस ऐलान से देश के टूटने की आशंका सच साबित होने लगी। राजा का इतना नहीं था जितना ये दीवान का था, कि क्योंकि हम तो बिल्कुल समुद्र के किनारे हैं, हम एकदम इंडिपेंडेंट, दुनिया के साथ हमारा लिंक हो सकता है। ये नहीं है कि हम सारे तरफ से घेरे हुए हैं, हमें इंडियन टेरिटरी, तो कहीं बाहर कुछ कांटेक्ट करना भी हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा इंडिया के बगैर। तो उन्होंने थोड़े दिन ये बात करने की कोशिश करी कि हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। सवाल ये था कि क्या ट्रावणकोर की जनता भी भारत से अलग आजाद मुल्क चाहती थी? इस सवाल का जवाब ट्रावणकोर की जनता ने जल्द ही दे दिया। जनता ने महाराजा और दीवान के फैसले का भारी विरोध किया और आजादी से सिर्फ 20 दिन पहले वो घटना घटी जिसकी कल्पना दीवान रामास्वामी अय्यर ने कभी की ही नहीं थी। रामास्वामी अय्यर पर जानलेवा हमला हो गया। रामास्वामी अय्यर तिलमिला गए, लेकिन उन्हें अपने फैसले की आलोचना का अंदाजा भी हो गया। आखिरकार ट्रावणकोर के महाराजा ने आजादी से महज 3 दिन पहले वायसराय माउंट बैटन को तार भेजा, जिसमें लिखा था, हम भारत में शामिल होने के लिए तैयार हैं। आजादी से महज 3 दिन पहले ट्रावनकोर के महाराजा ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन कर ही दिया, लेकिन इससे प्रधानमंत्री की मुश्किलें खत्म नहीं हुई। हिंदुस्तान के ठीक बीच एक रियासत थी भोपाल। भोपाल के नवाब ने तय किया कि या तो वो आजाद रहेंगे या वो पाकिस्तान में शामिल हो जाएंगे। भोपाल के नवाब का नाम था हमीदुल्लाह खान। भोपाल के नवाब हमीदुल्लाह खान की कई ख्वाहिशें थी, जैसे ब्रिटिश शासन खत्म होने के बाद वो आजाद देश के मालिक होंगे और अगर ऐसा न हो पाए तो दूसरी रियासतों के साथ मिलकर एक आजाद फेडरेशन बना लें। भोपाल नवाब की इन ख्वाहिशों के पीछे कई वजह थी। पहली कि वो चेंबर ऑफ प्रिंसेस के काफी असरदार चांसलर थे। दूसरी, वो मोहम्मद अली जिन्ना के करीबी थे। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जिन्ना ने उन्हें पाकिस्तान का सेक्रेटरी जनरल बनाने की पेशकश की थी। तीसरी वजह, वायसरॉय माउंट बैटन से नवाब हमीदुल्लाह की गाढ़ी दोस्ती थी। इस हाल में आजादी से सिर्फ 4 दिन पहले माउंट बैटन ने हमीदुल्लाह को चिट्ठी लिखी। डियर हमीदुल्लाह, आप 14 अगस्त की आधी रात से पहले एक्सेशन के कागजात पर दस्तखत कर मुझे सौंप दीजिए। इन्हें मैं अपने पास संभाल कर रखूंगा और 25 अगस्त से पहले इन दस्तावेजों को रियासत विभाग के हाथों में नहीं दूंगा। 25 अगस्त तक अगर आपके फैसले में बदलाव आता है और आपको भारत में शामिल नहीं होना हो तो मैं सारे दस्तावेज आपको वापस सौंप देने के लिए तैयार हूँ। नवाब हमीदुल्लाह, मेरी निजी सलाह है कि आपको दस्तखत कर देने चाहिए। सदा के लिए आपका डिकी। माउंट बैटन की इस चिट्ठी ने भोपाल को एक नया रास्ता दे दिया था कि वो चाहे तो भारत से निकल जाए, और ये भारत के लिए एक बहुत खतरनाक बात थी। दिन गुजर रहे थे। हैदराबाद, जम्मू कश्मीर भारत से बाहर थे और भोपाल के पास वायसराय का खुला प्रस्ताव था कि वो चाहे तो भारत से अलग हो सकता है। नेहरू, पटेल और माउंट बैटन भोपाल के रुख से परेशान थे। तभी नवाब हमीदुल्लाह का एक खत
रियासती मामलों के मंत्री सरदार पटेल को मिला। चिट्ठी खुली तो हालात बिल्कुल बदल गए। प्रिय सरदार पटेल, मैं इस बात पर अब पर्दा डाले रखना नहीं चाहता। जब विवाद चल रहा था तब अपनी रियासत को आजाद बनाए रखने के लिए मैंने तमाम कोशिशें की। अब मैंने हार को मान लिया है और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं पहले जितना कट्टर दुश्मन था अब उतना ही करीबी दोस्त रहूंगा। आपका नवाब हमीदुल्लाह। सरदार पटेल ने इस पत्र का जवाब भेजा। पटेल ने लिखा था, प्रिय हमीदुल्लाह, मैं ऐसा हरगिज नहीं मानता कि आपके भारतीय संघ राज्य के साथ शामिल होने के निर्णय से आपकी हार हुई है और हमारी जीत। आखिरकार विजय तो सच और औचित्य की हुई है और इसके लिए हमने अपनी अपनी भूमिका अदा की है। आपका वल्लभ भाई पटेल। भोपाल के हिंदुस्तान में शामिल होने से एक समस्या तो खत्म हुई, लेकिन देश के सामने एक और बहुत बड़ी समस्या थी। हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान अली बहादुर, उनका नाम तो इससे बहुत ज्यादा बड़ा था, पर निजाम साहब ने यह ऐलान कर दिया कि वो किसी भी हालात में हैदराबाद को हिंदुस्तान के साथ जोड़ने में राजी नहीं होंगे। और उनके साथ थे कासिम रजवी। पटेल साहब, आप सरदार दिल्ली के हैं। हैदराबाद में हजारों सालों से आसफ जई झंडा बुलंद है। दुनिया की कोई भी ताकत उसे नीचे उतार नहीं सकती। सुन लीजिए। सरदार पटेल को चुनौती देने वाला यह कासिम रजवी, इसके ऊपर हैदराबाद के नवाब मीर उस्मान अली बहादुर का हाथ था। हैदराबाद ग्रेट ब्रिटेन जितनी बड़ी एक रियासत थी। इसमें आज के भारत के आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई जिले शामिल थे। इस रियासत पर हुकूमत करने वाले निजाम दुनिया के सबसे अमीर शख्स में से थे और निजाम हैदराबाद को आजाद मुल्क बनाना चाहते थे और उसका ऐलान 12 जून 1947 को ही कर दिया था। हिंदुस्तान के दक्कन पर काबिज इस रियासत को भारत में मिलाए बगैर संयुक्त भारत महज एक कल्पना होती, एक सपना होता। 15 अगस्त 1947 को हैदराबाद उन रियासतों में से एक था जिसका भारत में शामिल होना तो दूर, वो इस बारे में बातचीत करने के लिए भी तैयार नहीं था। 1947 के नवंबर महीने में निजाम का खासम खास कासिम रिजवी दिल्ली आया, लेकिन किसी बातचीत के ख्याल से नहीं, बल्कि धमकी देने। पटेल साहब, हमारे निजाम ने साफ साफ कह दिया है, दो मुल्कों में समझौता होता है, वैसे ही समझौता हम आपके साथ कर सकते हैं, आपकी सहूलियत के लिए। हैदराबाद कभी भी अपनी खुद मुख्तारी और आजादी को आपके पैरों तले नहीं रख सकता। बेहतर यही है कि आप अपना ये सपना छोड़ दें। कासिम साहब, चाय। हैदराबाद का इतिहास इस बात की गवाही नहीं देता कि आप कभी आजाद मुल्क रहे। हैदराबाद हमेशा हिंदुस्तान की रियासत रहा है और अब जब अंग्रेज हिंदुस्तान छोड़ के चले गए, वैसे ही हैदराबाद को अपना निजाम आवाम के हाथ में देना होगा। इसी में आपके और आपके निजाम की भलाई। पटेल साहब, आप हमारी फिक्र ना करें तो अच्छा है। वो दिन दूर नहीं, हैदराबाद की सरहद को अरब सागर की लहरें छुएगी और आसफ जाही निजाम का झंडा लाल किले पर है। पटेल साहब, निजाम की मांगों को न माना गया तो रियासत में हिंदुओं के लिए मुश्किलें आ सकती। कासिम साहब, आप अगर खुदकुशी ही करने की सोच रहे हैं तो आपको कोई कैसे रोक सकता है? पटेल साहब, आप सरदार दिल्ली के हैं। हैदराबाद में हजारों सालों से आसफ जई झंडा बुलंद है। दुनिया की कोई भी ताकत उसे नीचे उतार नहीं सकती। Qasim Rizvi definitely wanted independent Hyderabad. Qasim Rizvi, as per a report,
in Nizam's period before, I think in 1946, he was committing a number of atrocities. And government of Hyderabad instituted a committee. Committee inquired. Committee came to know Qasim Rizvi is a criminal. सरदार पटेल से कासिम रिजवी की ये पहली और आखिरी मुलाकात थी। कासिम रिजवी मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नेता था। इसने रजाकार नाम से संगठित हथियारबंद गिरोह तैयार कर रखी थी, जो रियासत में खुलेआम सांप्रदायिक लूटपाट, हत्या और बलात्कार को अंजाम दे रहा था। निजाम और उसकी सरकार नवंबर 1947 आते आते पूरी तरह से इनकी गिरफ्त में थी। Qasim Rizvi completely cleared Hindus will not have any political power. Hindus have to be under Muslim rule. Muslims, only Muslims, a political community, they continue to be there. And that is how he has taken a communal stand. There is a communitarian stand earlier was there. And Qasim Rizvi has a communal stand he has taken in trying a very big force known as Razakars. कासिम रिजवी ने नवाब के इर्द गिर्द सब अपने लोग भर दिए थे। हैदराबाद में वही होता था जो कासिम रिजवी चाहता था, लेकिन फिर भी बड़ी मुश्किल से भारत सरकार ने हैदराबाद के साथ एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन किया, जिसका मतलब यह था कि वो काम जो हैदराबाद और बाकी हिंदुस्तान में होता था और जैसे भी होता था वो 1 साल तक वैसे ही चलता रहेगा। लेकिन हैदराबाद के नवाब ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करने से बिल्कुल मना कर दिया, और ये भारत के लिए बड़ी मुश्किल थी, क्योंकि उसके बगैर हैदराबाद हिंदुस्तान में शामिल नहीं हो सकता था। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट की स्याही अभी सूखी भी नहीं थी कि हैदराबाद ने पाकिस्तान को 20 करोड़ रुपए उधार दे दिए। यही नहीं, पाकिस्तान से हथियार की आमद की रिपोर्ट भी आने लगी। मतलब साफ था, बगावत। सोचिए, हिंदुस्तान के ठीक बीच में उसके सबसे बड़ी रियासत 82,000 किलोमीटर में एक अलग ही सरकार चल रही थी, जिसका नवाब अपने पूरे अवाम को, जो ज्यादातर हिंदू थे और हिंदुस्तान में शामिल होना चाहते थे, उसने उनको बांध के रखा हुआ था, और जहां हथियार से लदे रजाकारों ने एक पूरी खौफ मचाई हुई थी। दरअसल निजाम के हैदराबाद में ज्यादातर सरकारी ओहदों पर मुसलमान काबिज थे, जबकि उनकी आबादी 1/4 से भी कम थी। कासिम रिजवी ने इन्हीं ओहदेदार मुसलमानों को यह डर दिखा रखा था कि निजाम की हुकूमत अगर खत्म हुई तो उनके लिए आफत आ सकती है। उधर कश्मीर में लड़ाई शुरू हो गई। रिजवी ये समझ गया था कि भारत की सेना अभी कश्मीर में उलझी है और ऐसे में वो हैदराबाद का रुख नहीं करेगी। भारत की फौज हमला कर देगी हम पर, तैयारी चल रही है उनकी। लायक अली साहब, आप हम पर जबरदस्ती ना करें तो अच्छा है। हम जानते हैं हमें क्या करना है, हमारे आवाम के लिए क्या करना है। हमारे नवाब साहब अच्छी तरह से जानते हैं, किसी को कुछ सिखाने की हमें जरूरत नहीं है। उधर दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट और पार्टी के कई सदस्य हैदराबाद के खिलाफ सैनिक कार्रवाई का विरोध कर रहे थे। उनका मानना था कि इससे दक्षिण भारत में भी दंगे फैल सकते हैं और बातचीत से ही रास्ता निकाला जाना चाहिए। नेहरू कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते थे, इसीलिए कि अगर कोई कार्रवाई करे, क्योंकि निज़ाम ने तब तक कोई इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन नहीं किया है। नेहरू को ये डर था, अगर वो कोई एक्सट्रीम एक्शन लेते हैं तो शायद निज़ाम पाकिस्तान के साथ ज्वाइन कर सकते हैं और एक जंग छिड़ सकता है। दिल्ली में असमंजस था, माहौल में तनाव। गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन हिंदुस्तान और हैदराबाद के बीच समझौता करने में लगे हुए थे। उनका कार्यकाल खत्म होने को आ रहा था और वो चाहते थे कि जाने से पहले वो किसी तरह ये हैदराबाद के मसले को बातचीत के जरिए उसका समझौता करवा लें। इस तल्ख माहौल में हैदराबाद के प्रधानमंत्री लायक अली एक बार फिर दिल्ली पहुंचे। हम ये कहना चाहते हैं कि भारत में शामिल होना हमारे विकल्प में नहीं है।
कासिम रिजवी के नाम पर जो बातें चस्पा की जा रही हैं, वो उन्होंने कही नहीं। हिंदुस्तान के खिलाफ हमने जांच करवा ली लायक अली साहब। रजाकारों ने वहां रैली की थी जिसमें कासिम रिजवी ने भाषण दिया है। सवाल इस बात का नहीं है कि वहां रैली हुई थी कि नहीं, उसने इससे भी ज्यादा भड़काऊ भाषण दिए। हमने रिजवी को चेतावनी दी है, लेकिन इसके लिए आपके कांग्रेस के लीडर्स भी जिम्मेदार हैं, जो बार बार ये कह रहे हैं कि हैदराबाद पर कभी भी सैनिक हमला हो सकता है। अगर आप बातचीत से ये मसला सुलझाना चाहते हैं तो हम ये कहना चाहते हैं कि भारत में शामिल होना हमारे विकल्प में नहीं है। हाँ, हम एक पॉलिटिकल एकॉर्ड जरूर कर सकते हैं। और इसका फैसला कौन करेगा लायक अली साहब? निजाम, वहां की आवाम? दोनों मिलकर करेंगे। और अगर कुछ मतभेद हुआ तो क्या होगा? हमारे लिए आवाम की चुनी हुई सरकार बहाल करना और पूरी तरह से भारत में शामिल होना दोनों एक है, और इसके लिए अभी हम तैयार नहीं। नेहरू के साथ मुलाकात के बाद लायक अली की मुलाकात सरदार वल्लभ भाई पटेल से हुई, लेकिन पटेल कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं हुए। मैं आपको किसी उलझन में नहीं रखना चाहता। हैदराबाद की समस्याओं का भी वही हल होगा जो दूसरी रियासतों का हुआ है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। आप हैदराबाद के केस को दूसरी रियासतों से जोड़कर देखेंगे तो हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाएंगे। हमारी आजादी नॉन निगोशिएबल है। तो हमारे यहां होने का कोई मतलब ही नहीं। हम आजाद हैदराबाद के लिए कभी भी सहमत नहीं होंगे जिससे कि भारत की एकता तार तार हो, जिसे अपने खून पसीने से हासिल की। फिर भी हम आपकी समस्याओं को बातचीत से सुलझाने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम कभी भी आजाद हैदराबाद के लिए सहमत हों। मैं आपको साफ लफ्जों में इसलिए कह रहा हूं ताकि आपके मन में कोई शंका ना रहे। आप सभी लोग वापस जाइए और अपने निजाम से कहिए कि एक आखिरी निर्णय लें, ताकि पता चले कि हम लोग कहां खड़े हैं। हैदराबाद का प्रतिनिधिमंडल वापस लौटा और उसने जो भी वादे किए थे उन्हें भूलकर नई मांग करने लगा। आजादी मिले 8 महीने बीत चुके थे और हैदराबाद रियासत की हैसियत एक अलग मुल्क जैसी बनी हुई थी। निजाम ने 22 अप्रैल 1948 को माउंटबेटन को एक खत लिखा, जिसमें कहा गया कि हैदराबाद के शासक और प्रजा का रिश्ता उनका अंदरूनी मामला है। माउंटबेटन भारत से लौटने से पहले हैदराबाद की समस्या सुलझा लेना चाहते थे। आखिरकार उनकी कोशिशों की वजह से भारत सरकार ने ऐसी रियायत दे दी जो हैदराबाद को लगभग एक आजाद मुल्क का दर्जा दे दी। ऐसी रियायत किसी और रजवाड़े को नहीं दी गई थी। इसके तहत हैदराबाद अपना कानून खुद बना सकता था, 20,000 तक की फौज रख सकता था। आंतरिक इमरजेंसी की हालत में ही भारतीय फौज हैदराबाद में दाखिल हो सकती थी। निजाम की सत्ता भी महफूज थी। इन प्रस्तावों को सरदार पटेल ने माउंटबेटन के बड़े अनुरोध के बाद 13 जून 1948 को अपनी सहमति दे दी। इस समझौते के लिए पटेल और नेहरू की आलोचना भी होने लगी। सवाल पूछा जा रहा था कि क्या हैदराबाद एक आजाद देश बनने जा रहा है? अब बाकी थे तो सिर्फ समझौते पर निजाम के दस्तखत। हैदराबाद की एक अलग हैसियत बनने जा रही थी। निजाम ने हैदराबाद के लिए एक स्पेशल स्टेटस मांगा और वो भी उसको मिल गया, लेकिन फिर निजाम ने अपने इरादे बदल लिए। अब उसने कहना शुरू किया कि हैदराबाद की पूरी आजादी के अलावा और कोई समझौता नहीं हो सकता। मतलब हिंदुस्तान के बीच एक पूरा नया दूसरा मुल्क बनने वाला था। अब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सामने और कोई रास्ता नहीं था।
देखिए, हमने हैदराबाद को जो प्रस्ताव दिया था उससे ज्यादा कोई और रियायत हम नहीं दे सकते। अब इस मसले पर अब बातचीत का कोई मकसद नहीं रहा। एक तरफ तो नेहरू ने प्रेस में ऐलान कर दिया कि हिंदुस्तान की हैदराबाद के साथ बातचीत, उनके साथ नेगोशिएशंस खत्म हो गए हैं, टूट गए हैं, और दूसरी तरफ हैदराबाद के प्रधानमंत्री लायक अली ने हैदराबाद का पूरा मसला यूनाइटेड नेशन के सामने खड़ा करने की धमकी दे दी। नेहरू ने इन धमकियों को नजरअंदाज कर दिया। दूसरी तरफ तबीयत खराब होने की वजह से सरदार पटेल देहरादून में आराम कर रहे थे। हैदराबाद के निजाम की जिद और वहां के बिगड़ते हालात पर पटेल ने प्रधानमंत्री नेहरू से कोई कदम उठाने का आग्रह किया। अपने कई फैसलों से हैदराबाद के नवाब ने न सिर्फ अपने लिए पर हिंदुस्तान के लिए भी बहुत कम विकल्प, बहुत कम रास्ते छोड़े थे। अब हिंदुस्तान को मिलिट्री एक्शन, फौजी कार्रवाई के अलावा कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। 10 सितंबर 1948 सरदार पटेल ने हैदराबाद के नवाब को एक खत लिखा जिसमें उन्होंने हैदराबाद को हिंदुस्तान में शामिल होने का एक आखिरी मौका दिया। इसमें कुछ शर्तें हैं, मेरे ख्याल से हमें शर्तें मंजूर करनी पड़ेगी, इसी में हमारी भलाई है। नहीं 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 नहीं, ये शर्त हमको मंजूर नहीं है, बिल्कुल नहीं होगा ये। निजाम ने सरदार पटेल की अपील को ठुकरा दिया। जवाब में भारतीय सेना ने 13 सितंबर 1948 को ऑपरेशन कैटरपिलर शुरू कर दिया, जिसे ऑपरेशन पोलो या पुलिस एक्शन भी कहा जाता है। इस ऑपरेशन के तहत भारतीय सेना ने हैदराबाद रियासत पर धावा बोला। चारों दिशाओं से भारतीय सेना हैदराबाद की सीमा में दाखिल हुई। दोनों सेनाओं के बीच 5 दिन तक संघर्ष चलता रहा। 17 सितंबर 1948 की शाम करीब 4 बजे हैदराबाद रेडियो पर निजाम उस्मान अली आए। हमने भारत के गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी को इत्तला दे दी है कि रियासत के सियासी हालात को देखते हुए हमने हुकूमत को पूरी तरह अपने हाथों में ले लिया है। हमें अफसोस है कि यह फैसला हम पहले नहीं ले सके। हमने अपनी फौज को जंग रोकने का हुक्म दे दिया है और हम इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे दस्तखत करने के लिए भी तैयार हैं। इस ऐलान के बाद निजाम की सेना ने भारतीय फौज के सामने समर्पण कर दिया और हैदराबाद की रियासत पूरी तरह से भारत में शामिल हो गई। नवाब की वजह से सैकड़ों जानें गईं, लेकिन लड़ाई के बाद सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू ने दरिया दिली दिखाई। विलय के बाद मीर उस्मान अली को हैदराबाद का राज प्रमुख बनाया गया।